दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं Su-57 फाइटर जेट की, जो इंडिया रशिया से लेने की तैयारी कर चुका है। पूरी तैयारी हो चुकी है, कुछ इश्यूज बाकी रह गए हैं और बहुत जल्दी वो प्लेन लिए जाएंगे। शायद 3 स्क्वाड्रन दी जाएंगी, हो सका तो ज्यादा भी ले सकते हैं। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, हमने पहले रफाल लिए, अब हम Su-57 भी लेने जा रहे हैं। जो रफाल है वो 4.5 जनरेशन के हैं, लेकिन Su-57 है 5th जनरेशन के। और हमने जो F-35 जो हमें अमेरिका ऑफर कर रहा था उसको रिजेक्ट कर दिया, वो हम नहीं ले रहे क्योंकि हम किसी के प्रेशर में नहीं आते। तो आप इस पे अपने कमेंट दीजिए, फिर मैं इस पे बात करता हूँ कि क्यों हम ले रहे हैं प्लेन और हमें क्या जरूरत है। सर, अमेरिका का प्लेन हम लोग क्यों खरीदें? हम अकॉर्डिंग टू ट्रम्प वी आर ए जीरो इकोनॉमी, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो हम क्यों ले जाके। लेकिन असल में हम लोग ले रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, और क्योंकि एक लॉन्ग टर्म हमारा दोस्त रहा है जो सब कुछ देने के लिए रेडी है हमें, मतलब कि भाई प्रोडक्शन भी आप लोग करिए और टेक्नोलॉजी भी दे रहा है और आपके जो सोर्स कोड, हाँ सोर्स कोड और हाँ सोर्स कोड दे रहा है। हाँ, और जो भी फिट करने के लिए वो जो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी विद रफाल, वो दैट इज नॉट देयर विद दिस रशियन प्लेन्स। तो हमारा दोस्त है सर, ठीक है 19-20 होता है, बट वी रैदर डील विद फ्रेंड्स जो भरोसेमंद है, अनलाइक अमेरिका जो बेचना भी चाहता है और जलन भी माने जल भी रहा है और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है कि अब मतलब वो तो पाकिस्तान से भी 2 कदम आगे बढ़ गए हैं जाके, कि पाकिस्तान बोलता है 6 रफाल गिर दी है विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, और ये ट्रम्प बोलता है 8, क्योंकि वो चाहता है कि रफाल मत खरीदो, मेरा सामान खरीदो। हम नहीं खरीदेंगे तुम्हारा सामान भाई, हम नहीं खरीदेंगे। हम तो उससे खरीदेंगे जो हमारा दोस्त है, जो हमारा भरोसे वाला है और जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, जो हमारे देश के लिए भला। सीधी बात है कि भाई हम तो वही करेंगे या क्या। हाँ, यस सर, बोलिए। देखो उदय, बेसिक बात क्या है कि हम शुरू से एयरक्राफ्ट तो खरीदते थे, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। जो भी कंडीशन होती थी हम ले लेते थे। जैसे हमने MiG-21 लिया, MiG-29 लिया, MiG-27 लिया और Su-34 भी लिया हमने रशिया से, Su-30 MKI भी लिया हमने वहां से। लेकिन अभी आपको पता है कि हमने कौन कौन से प्लेन लिए? हमने लिए थे रफाल। देखिए क्या था कि हम बहुत साल से पीछे चल रहे थे, क्योंकि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कोई काम नहीं किया गया। वहां पे AMCA का प्रोग्राम चल रहा था, तेजाज बनाने का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं की गई क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर यहाँ पे जो तेजाज का प्रोग्राम था वो डिले हो गया, क्योंकि मेन रीजन था यूएस ने हमको इंजन देने से डिले कर दिया, कहा कि यहाँ पे सप्लाई चेन इशू है। तो इंडिया ने, पीएम मोदी के आने के बाद इंडिया ने कोशिश की कि हम यहाँ पे प्रोग्रेस करें। और इससे पहले मैं बता दूं तो हमने 2015 में एक प्लेन का ऑर्डर दिया, 36 रफाल का ऑर्डर दिया था। लेकिन बता दूं, जब 2019 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, हमने वहां पे उनके बालाकोट पे स्ट्राइक की थी, तो उसके बाद पाकिस्तान के F-16 आ गए थे हमारे एरिया के अंदर और हमने उनको लड़ने के लिए भेज दिया MiG-21 डिसॉल्व। अब F-16 एडवांस एयरक्राफ्ट है, लेकिन MiG-21 तो बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। लेकिन यही लोग बात करते थे कि हमने क्यों भेजा MiG-21, हमने Su-30 MKI क्यों नहीं भेजा। कहते हैं कि उस एरिया के अंदर Su-30 MI इफेक्टिव नहीं था, कुछ रीजन होंगे उसके, टेक्निकल रीजन थे। लेकिन फिर हमारे पास मिराज भी थे, वो क्यों नहीं भेजा। उस टाइम पे मिराज जो है उनकी अपग्रेडेशन चल रही थी, इससे वो प्लेन तैयार नहीं थे और तेजस MKN बने नहीं थे, MK बने। लेकिन हमने उस टाइम पे भी जो हमारे पायलट थे अभिनंदन को, उनको भेजा और बड़ी बहादुरी की उन्होंने कि एक पुराने प्लेन में जाकर के पाकिस्तान के पास जो अमेरिकन F-16 था उसके साथ भिड़ गए, एक प्लेन गिरा दिया, लेकिन आप वो भी घायल हो गया, यानी उनका प्लेन टूट गया। लेकिन इंडिया ने उनको 48 घंटे के अंदर छुड़वा लिया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि हमने उनके ऊपर मिसाइल दाग दी थी कि हम तुम्हारे मिसाइल अटैक कर देंगे। लेकिन उस टाइम पे पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे पास अगर रफाल होते तो हमें ये सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन रफाल आने में टाइम लगा, शायद 2022 में आने शुरू है हमारे पास रफाल। लेकिन अब हमारे पास 2 स्क्वाड्रन है रफाल फाइटर जेट की। फिर हमने एक ऑर्डर प्लेस किया 26 रफाल एम का हमारे INS विक्रांत के लिए, वो भी हमें 2 सालों में मिलने शुरू हो जाएंगे। उससे हमारा जो नेवी है वो स्ट्रेंथन होगी। साथ में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने तेजस के प्रोग्राम को एडवांस कर दिया। अमेरिका जो हम प्रॉब्लम कर रहा था, हमने कहा जी फ्रांस हम उससे ले लेंगे, तब अमेरिका ने कहा कि हम आपको इंजन देंगे और 12 इंजन हर एक साल देंगे। तेजस इस टाइम पे बनने शुरू हो चुके हैं। लेकिन मेन बात है कि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया
फ्रांस के साथ। पहला जो जो एग्रीमेंट हमने किया, जो हम प्लेन खरीदना चाहते थे फॉरेन से, 114 प्लेन का हमने एक सबमिट किया था कि हम प्लेन खरीदना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी रीजन पे डिले हो गया, क्योंकि पहले 4 जनरेशन के प्लेन लेने थे, फिर हमारा क्या 4.5 जनरेशन के लेने थे। फिर अल्टीमेटली जब ऑपरेशन सिंधु हुआ तो हमारी नेवी, आर्मी ने, एयरफोर्स ने कहा भाई आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील डायरेक्ट होती है, टाइम कम लगता है। तो इसलिए एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और 114 फाइटर जेट हम खरीदने जा रहे हैं फ्रांस से। और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं फरवरी के अंदर। पूरा एग्रीमेंट हो जाएगा, 36 बिलियन डॉलर के हम ले रहे हैं। आप 114 रफाल फाइटर जेट जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी फ्रांस से, कि फ्रांस कह रहा था कि हमें आपको सोर्स कोड नहीं दूंगा। हमें कहा भाई हमें तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए, सोर्स कोड भी चाहिए। अल्टीमेटली फ्रांस एग्री कर गया कि इतनी बड़ी डील मिल रही है हमको, और हम उसको सोर्स कोड भी देंगे और हम टेक्नोलॉजी भी देंगे, और ये प्लेन अब इंडिया के अंदर बनेंगे नागपुर में। पूरी तैयारी हो चुकी है। और इसके साथ साथ हम इनके कुछ पार्ट्स भी बना रहे हैं, इंजन भी दे रहे हैं हमें साथ में कि आप इंजन भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कीजिएगा। फिर अब ये प्लेन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे, और जब आएंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट तो पूरी की पूरी डील फाइनलाइज हो जाएगी। फिर हम और क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, वो अलग बात है। कि ये भी बात चल रही है कि हम 2 से 3 स्क्वाड्रन फ्रांस रफाल की ओर लेंगे। लेकिन रफाल लेने की जरूरत क्यों पड़ी? आजकल तो जमाना बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, 5th जनरेशन के प्लेन भी आ चुके हैं। रफाल इसलिए लिए कि जो हमारी इस टाइम पे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो है 31, और हमें जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की, और इसलिए हमने मिड टर्म में रफाल ले लिए ताकि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को पूरा किया जा सके। और जिस तरीके से रफाल ने परफॉर्म किया था ऑपरेशन सिंदूर में, इसीलिए हमने उनको लिया। लेकिन अब एक और चीज चल रही है, रशिया ने भी हमें ऑफर किया था कि हम आपको Su-57 देना चाहते हैं, जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है। जब पुतिन इंडिया के अंदर आए थे, जहां पे हमारी मीटिंग हुई थी उनके प्रेसिडेंट पीएम मोदी के साथ, तो कई डीलें फाइनलाइज हुई थी जिनको आउट नहीं किया गया। लेकिन अब ये डील बाहर आ रही है कि इंडिया रशिया Su-57 फाइटर जेट देने को तैयार हो चुका है, सोर्स कोड भी देगा, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा। सारी बातें तय हो चुकी है, और इंडिया इस टाइम पे सोच रहा है कि इनिशियली हम 3 स्क्वाड्रन देंगे। 1 स्क्वाड्रन रशिया हमको देगा फ्लाइंग कंडीशन के अंदर, यानी कि जो बने हुए प्लेन उनको देगा, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अब फर्क क्या पड़ता है, देखिए रफाल के अंदर लगी है मेट्रोएट मिसाइल्स जिनकी रेंज है 200 किलोमीटर की, लेकिन Su-57 के अंदर R-37 की मिसाइल लगी है जिनकी रेंज है 400 किलोमीटर की, यानी कि हम दिल्ली में खड़े होकर के पाकिस्तान के अंदर घुस सकते हैं या उसके आसपास से। तो ये प्लेन हमें बहुत जरूरी होंगे। फिर साथ में 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, और 5th जनरेशन फाइटर जेट का मतलब होता है कि वो ट्रैक नहीं हो पाएंगे, और इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। जब रास्ता साफ हो जाएगा तो हमारे दूसरे प्लेन भी जा सकते हैं वहां पे। लेकिन हम इसमें एक चीज अटकी हुई है। अब लोग से बहुत भी पूछते हैं सोर्स कोड का क्या मतलब होता है। मैं पब्लिक को बता दूं, सोर्स कोड का मतलब है कि अगर हम उसके, हमें जो सोर्स कोड मिलेगा उससे अगर हम अपनी मिसाइलें लगाना चाहेंगे, रडार लगाना चाहेंगे, तो हम लगा सकते हैं। अगर सोर्स कोड नहीं होगा तो हम उसको लगा नहीं पाएंगे, उसके पास जाना पड़ेगा, उस कंट्री के पास, उस कंपनी के पास कि हमारा लगा दो, फिर वो देर करेंगे। लेकिन यूएस, रशिया तो एग्री कर गया। फिर हमारा जो अपना रडार है वो हमें लगता है कि और ज्यादा इफेक्टिव है, हम वो लगाना चाहते हैं। तो रशिया ने कहा जी आपको जो लगाना लगाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके ऊपर एक चीज पे अटके हुए अभी, चीज ये है कि प्राइस क्या होगा। और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि प्राइस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सस्ता प्लेन है। लेकिन प्राइस के ऊपर यह है कि फाइनल जब डील होती है तो सारी चीजें डील फिक्स की जाती है कि रडार कौन सा होगा, इसमें खर्चा कितना आएगा, कहाँ मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, और इसके साथ क्या क्या इसके अंदर इक्विपमेंट लगेंगे, फिर कितने इक्विपमेंट हमें एक्स्ट्रा चाहिए, वो सारी बातें होती हैं। तो अभी ये है कि इसके ऊपर पैसे कितने लगेंगे, तो इसके लिए एक रशियन डेलीगेशन आई है, फिर एक हमारी भी डेलीगेशन गई थी रशिया के अंदर चीज फाइनलाइज करने के लिए, और लगता है बहुत जल्दी इसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा। और उसके बाद इंडिया एग्रीमेंट साइन करेगा 3 स्क्वाड्रन रफाल Su-57 लेने की। हाँ आप कीजिए, मैं बताता हूँ। सर इंडिया इसके साथ साथ कोशिश यही कर रहा है कि जल्दी से जल्दी वी बिकम अ मेजर आर्म एक्सपोर्टर। तो पाकिस्तान ने सोचा यार हिंदुस्तान कर रहा है, हम क्यों ना करें, हम भी कर सकते हैं। हमारे पास भी तो बहुत सारे प्लेन हैं, हमारे पास टैंक हैं, हमारे पास ये। तो उन्होंने क्या किया, कुछ कंट्रीज हैं उनको बोला कि भाई हम आपको अपने प्लेन, एरोप्लेन्स, आपको फाइटर प्लेन्स हम आपको एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कुछ सैंपल के लिए वहां भेजे उन्होंने वहां पर, और वहां के लोगों को लाके बताया, तो पता लगा कि ये सारे के सारे आउटडेटेड प्लेन है। आउटडेटेड प्लेन है जो इनके पास पड़े हुए हैं, जो इनको फेंकना है।
अब ये इनका दिमाग नहीं है कि कोई भी इतना पैसा खर्च करेगा तो पूरा चेक करके लेके जाएगा, लेकिन बेवकूफ लोग हैं, वो हवाबाजी में आ गए कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो हम भी एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया 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 एक्सपोर्ट कर रहा है तो हम भी करेंगे जाके। तो ये उनका अभी ये किस्सा एक कॉमेडी हुई है इनकी पाकिस्तान के साथ, जो आई थिंक एवरीबॉडी शुड नो। यस सर। लेकिन उदय इसमें क्या है कि $2 बिलियन के इन्होंने प्लेन देने थे आपके सऊदी अरेबिया को। अब वो प्लेन इसलिए देने कि सऊदी अरेबिया ने पैसे लेने पाकिस्तान से $4 बिलियन देने, तो कहा जी $2 बिलियन के आप प्लेन ले लो। चलो वो बात चल रही है। फिर इन्होंने सूडान से कहा कि हम आपको यही प्लेन देना चाहते हैं, और सूडान को जो प्लेन दे रहे हैं वो है $1.5 बिलियन के। साथ में इन्होंने इंडोनेशिया ने इंटरेस्ट का इंडोनेशिया को भी ऑफर किया कि आप भी प्लेन ले लो। इंडोनेशिया हमसे तेजस लेने के चक्कर में था, लेकिन दुबई में जब हमारा एक्सीडेंट हुआ प्लेन का तो इंडोनेशिया चुप हो गया। लेकिन पाकिस्तान की कोई डील नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ ये कागजी बातें चल रही है, यानी कि मीडिया के अंदर बात चल रही है, वहां पे बात की होगी लेकिन कोई फाइनल रेस बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं SU-57 की। SU-57 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, इसके अंदर मिसाइल्स लगी हुई है, और ये 5th जनरेशन का मतलब है कि ये प्लेन आइडेंटिफाई नहीं होता, रडार से पकड़ा ही जाता। लेकिन प्लेन के अंदर कुछ बाहर के इक्विपमेंट लगे, जैसे अंदर तो बहुत सी मिसाइलें, बाहर एडिशनल मिसाइल लगी हुई हैं जिससे प्लेन साइड से पकड़ा जा सकता है। तो अगर आपको जरूरत है कि आपका प्लेन घुसे और अपनी मिसाइलें फेंके, बाहर की हम मिसाइलें निकाल दे, तो प्लेन को कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन अगर हमको डीप पेनिट्रेशन करनी है, जिसके लिए इसको प्लेन को माना जाता है, तो हम पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान के एक ही टाइम में बहुत से उनके जो एरियाज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि हम तो मिलिट्री के जगह पे स्ट्राइक करना। लेकिन साथ में बात चल रही थी कि इस प्लेन को मैन्युफैक्चर कहाँ किया जाएगा, तो ये भी कहा गया कि इसको नासिक में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जहां पे SU-30 MKI, नासिक महाराष्ट्र के अंदर है, जहां पे SU-30 MKI का काम चल रहा है, उनकी अपग्रेडेशन चल रही है, तो वहां पे इन प्लेन को बनाया जाएगा, वहां पे फ्रेम बनाए जाएंगे। कोरापुट उड़ीसा के अंदर वहां पे इंजन बनाए जाएंगे, वो काम किया जाएगा। साथ में कसाराकोट और केरला, वहां पे एवियोनिक्स तैयार किए जाएंगे। तो ये प्लेन की बात हो रही है कि इस प्लेन को इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और ये प्लेन, ये पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि यह इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ये तैयार है, और अब थोड़ा सा वहां पे इसमें एडवांस करनी पड़ेगी, कुछ और चीजें ऐड करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये प्लेन हमको डिलीवर हो जाएगा हमारी एयरफोर्स को अर्ली 2027 के अंदर, क्योंकि हमारे टाइम भी हमारे पास कम है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत पीछे चल रहे हैं। और मीन टाइम क्या है कि हम SU-57 की बात, 75 की बात भी कर रहे हैं। चेकमेट जो है, जो सिंगल इंजन का प्लेन है, वो भी फास्ट चलता है बहुत ज्यादा, उसकी बात भी चल रही है। क्योंकि अब इंडिया ने सोच लिया कि हमको जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 42 स्क्वाड्रन की थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के कर दिया 50 स्क्वाड्रन। तो इसके साथ साथ 3 स्क्वाड्रन की बात चल रही है कि जब फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पे आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि रफाल भी हमें दे दो, रफाल की 3 स्क्वाड्रन और ले लेगी, और रफाल भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाए। उससे क्या है कि हम हर एक साल 24 से 25 प्लेन बना सकेंगे, और ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी 2028 से। इससे क्या है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। और एक ये भी बात की जा रही है कि रशियन जो टीम है वो इस महीने के एंड तक अपनी पूरी की पूरी, यानी कि फरवरी के एंड तक सारी की सारी डिटेल्स सबमिट कर देगी हमारी HAL को, और इस प्लेन का काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि बहुत साल लग गए, बहुत साल तक हम वेट करते रहे अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। मेन था कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। फिर साथ में ये भी था, अगर हमारे मनोहर पारेकर होते तो शायद ये प्रोजेक्ट और जल्दी पूरा हो जाता है। और ये अब जो डील चल रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में ये होता है कि एक तो आपको अपना सबको मिडिलमैन, पहले क्या होता है मिडिलमैन, हाँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में तो मिडिलमैन नहीं होता। दूसरा ये होता है कि जैसे हमने बहुत से लोगों से डिटेल्स मंगवाई थी, US से भी कहा था, फिर हमने फ्रांस से भी कहा था, फिर रशिया से कहा था, फिर साफ जो प्लेन्स हैं जो यूरोपियन बनाता है उसकी भी हमने डिटेल मांगी थी। लेकिन उसमें क्या था कि सबकी डिटेल आएगी, फिर उसको एग्जामिन करेंगे, बहुत टाइम लगता है। क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी कंट्री को रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स को, वो है 2 कंट्रीज के प्लेन्स की। एक है रशियन, क्योंकि हमारे पास पहले ही MiG-21 पड़े हुए हैं, MiG-29 हमारे पास थे, फिर सुकोई है, तो हमारे पायलट्स को उनकी आदत है, उनके जो ऑपरेट करने का तरीका अलग होता है। और इसी तरीके से हमारे पास पहले भी मिराज पड़े थे, फिर रफाल हमारे पास पहले हैं, 36 रफाल हमारे पास हैं, फिर 26 और आ रहे हैं जो हमारी नेवी के लिए आ रहे हैं। तो साथ में अगर और रफाल आएंगे हमारे पास 114 या 150 रफाल आएंगे तो हमारे पायलट्स को दिक्कत नहीं होगी। और जो हमारे रफाल के प्लेन रखे हैं वो रखे हैं हाशिमारा, जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहां पे एक स्क्वाड्रन है, दूसरी स्क्वाड्रन भी वहीं पे चली जाएगी, और एक है अंबाला के अंदर हरियाणा में,
जहां पे एक स्क्वाड्रन रखी है वहां पे दूसरे स्क्वाड्रन की भी जगह है, साथ में और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा कंट्री के अंदर, अलग अलग जगह में इनको रखा जाएगा। क्योंकि आज हमारी प्रॉब्लम दूसरी है कि हमारे पास 3 तरफ से झटका लगा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ से चाइना और एक तरफ से बांग्लादेश, वो भी अपने हमें आंख दिखा रहा है। तो तैयारी तो हमको करनी पड़ेगी सब तरीके से। लेकिन इंडिया जिस तरीके से इस टाइम पे फास्ट मूव कर रहा है अपने फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए और अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि कभी भी वार हो सकता है, और वार आज हो, 1 साल बाद और 5 साल बाद वार तो होगा, पाकिस्तान से तो जरूर वार होगा, क्योंकि पाकिस्तान बाज तो आएगा नहीं, और हो सकता है कि इसी साल के अंदर, और ये भी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इस साल वार हो जाएगा। तो इसलिए इंडिया ने कहा है रशिया से कि हमें आप एक स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट की दे दो, तो हम ताकि पूरे तरीके से तैयार रहें। और अगर हमारे पास रफाल होते या Su-57 होते, तो जो हमारा पाकिस्तान से फेस अप हुआ था ऑपरेशन, जब हमने पाकिस्तान के एयर बेसिस पे अटैक, टेरर कैंप पे अटैक किया था 2019 में, तो आज हमें वो दिक्कत ना देखनी पड़ती, प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ती। लेकिन साहब एक सवाल करना चाहता हूँ जी साहब, एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि भाई एक्चुअली क्या है कि उन्होंने उधार लिया हुआ है सऊदी से। बताइए कोई ऐसी कंट्री है जिससे उधार नहीं लिया इन्होंने? ये कैसी इकोनॉमी चल रही है इन लोगों की? पाकिस्तान कुछ प्लानिंग नहीं करते वो लोग क्या? सबसे भीख मांग के पैसे ले लेते हैं और फिर अपना कंडम जो प्लेन है, टैंक है, ये उनको देना चाह रहे हैं। कौन लेगा? आज से टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपकी मैं बात का जवाब दे दूं, नेपाल से कोई लोन नहीं लिया इन्होंने, बांग्लादेश के पैसे देने हैं, लेकिन वो बांग्लादेश डिमांड कर रहा है इनसे कि जब बांग्लादेश बना था तो बहुत से इनको पैसे देने थे बांग्लादेश के, उसकी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन मेन बात है कि करे क्या पाकिस्तान? देखिए मेन रीजन पाकिस्तान का करप्शन। आप देखिए हमारे पास यहाँ मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तो क्या मनमोहन सिंह ने कोई डिसीजन लिया? क्या मनमोहन सिंह ने जो टेरर अटैक हुआ उसको रिस्पॉन्स दिया पाकिस्तान को? क्योंकि वो कूल आदमी थे, उनको लेने कुछ नहीं था। हाँ नहीं, लोग कहते बड़ा ईमानदार आदमी नहीं है, नहीं बिल्कुल भी ईमानदार नहीं। वो देख रहे थे चारों ओर चोरी हो रही है, तो उनको एडवाइस किया कि तुम मुंह बंद करके बैठो, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चोरी होती गई। मैं आपकी बात को बता दूं, देखिए ऐसा उनको किसी पर्पस के लिए बिठाया गया था, क्योंकि सोनिया गांधी बनना चाहती थी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुलायम सिंह बीच में अटक गए। मुलायम सिंह आप बनना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, तो सोनिया गांधी को जो उस टाइम पे जो थी वो था इनको छोड़ के किसको बनाए? तो उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी का नाम सामने आ रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे। लेकिन प्रणब मुखर्जी अपना एजेंडा रखते थे, कोई जैसे बात हुई तो वो अपना साफ कहते थे ये नहीं मैं मानूंगा। तो सोनिया गांधी को ऐसा चाहिए था जो आदमी को जवाब ना पूछे, जो उनका गुलाम रहे। इसलिए बनाया उन्होंने मनमोहन सिंह को कि मनमोहन सिंह बनेंगे तो कुछ काम नहीं करेंगे, उनको लेना देना कुछ नहीं था कंट्री से। और मनमोहन सिंह के टाइम में 26/11 को क्या हमने वहां पे अटैक कर दिया पाकिस्तान पे। और कुछ अमेरिकन भी कहते हैं कि मनमोहन सिंह के टाइम में जो कुछ मर्जी कर लो, उन्होंने कुछ जवाब नहीं देना था, क्योंकि उनको पता ही कुछ नहीं था, करना ही कुछ नहीं चाहते। और वो तो गुलाम बन के रह गए सोनिया गांधी के, सोनिया गांधी के पैर पकड़ने को तैयार थे। अच्छा मैं आपको मैं आपकी बात सुनता हूँ, एक मैं आपको और बात बता दूं। मेरी खबर यह है कि जो भी डील होती थी एक परसेंटेज जा रही थी मनमोहन सिंह को, और उनको बोला गया था ये तुम्हें दे रहे हैं, मुंह बंद रखो, और उसने मुंह बंद रखा। उसको पता था ये हो रहा है। आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर को डील नहीं पता हो रही, क्या चोरी चकाटी हो रही है? पता जी, क्योंकि मैं आपको बता दूं रॉ भी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। He was very correct. He was a very corrupt prime minister. रॉ सारी इन्फॉर्मेशन देता था, कौन कौन सी डील के अंदर कितना पैसा खाया गया। हम तो पीएम को ही इन्फॉर्मेशन देंगे ना, लेकिन उनको लेना क्या? आपको देखो वीआईपी हेलीकॉप्टर लेने थे इटली से, वहां पे पैसे खाए गए। लेकिन एक बता दूं, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि देयर वाज ए पावरफुल लेडी इन द कांग्रेस जो आर्म्स एजेंट थी। मैं आपको ऑफिशियल खबर बता रहा हूँ, देयर वाज ए पावरफुल लेडी इन द कांग्रेस हु वाज आर्म्स एजेंट, और उसको पता था और उसी की मर्जी से सारा कुछ होता था। पैसे वहां जाते थे, मनमोहन सिंह को नहीं जाता था, मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरी बात एक और बता दूं आपको कि सारी खबरें जाती थी इस तरफ से, लेकिन एक्शन नहीं होता था। जब इससे पहले पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो वो सोनिया गांधी से परमिशन लेते थे, लेकिन सोनिया गांधी उनको फोन कर देती थी कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपका अटैक हुआ मुंबई के अंदर मार्च 1993 में, एक वीवी एनएन बोरा जो हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर थे, होम सेक्रेटरी थे, उनको कमेटी बनाई गई, एनएन बोरा कमेटी, सिंगल मैन की कमेटी थी। तो उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की और 3 महीने में रिपोर्ट सबमिट कर दी। उन्होंने कहा इसके अंदर इन्वॉल्व थे कुछ पॉलिटिशियन, इसके अंदर इन्वॉल्व थे कुछ पुलिस वाले, और इसके अंदर इन्वॉल्व थे यानी कि अंडरवर्ल्ड के लोग। जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे जो जब
नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे जो भी कुछ बात होती थी, जैसे मुंबई अटैक हुआ मार्च 1993 के अंदर, तो उन्होंने एक कमेटी बैठा दी। एन वोरा जो हमारे फॉरेन एक होम मिनिस्टर होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी 3 महीने के अंदर कि इसके अंदर पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, इसके अंदर पुलिस इन्वॉल्व है और इसके अंदर अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है। और जो नाम थे वो लिस्ट इनक्लोज कर दी उसके साथ, लेकिन उसकी लिस्ट को निकाल दिया गया सोनिया गांधी के कहने पे, क्योंकि नरसिम्हा राव उनके इशारे पे चलते थे, लेकिन अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले लेते थे। लेकिन जब ऊपर प्रेशर आता था तो नरसिम्हा राव उनके सामने झुक जाते थे। लेकिन मनमोहन सिंह कोई भी काम करने से पहले सोनिया गांधी से पूछा करते थे क्या करूं। मैं आपको एक और इंसिडेंट बता दूं इसके ऊपर कि एक बार रॉ के चीफ रिटायर हुए, जब रिटायर हुए तो मिलने गए मनमोहन सिंह से कि मैं सर रिटायर हो रहा हूं, तो ऐसे ऐसे है, तो आई एम गोइंग होम। तो कहा भाई ऐसा करिए मैडम से मिल लीजिएगा, मैंने शायद पहले भी एक बात की। तो कहते मैंने सोचा 10 सेकंड के लिए, कहते सर मिसेस सिंह हो कहाँ पे होंगी, घर पे होंगी। वो कहते नहीं मिसेस सिंह नहीं, मिसेस सोनिया गांधी। कहते देन आई थॉट फॉर अ सेकंड, कहते सर व्हाई शुड आई मीट हर, शी इज अ पॉलिटिशियन। फिर मेरे से बात हुई उनकी एक बार, कहते देखो भाई ऐसा है कि मैं अपने कैरियर के हाइट पे पहुंच चुका था एज रॉ चीफ, मेरे को कोई जॉब नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और नहीं चाहिए था, तो मैं क्यों मिलूं सोनिया गांधी से, मैंने क्या करना है, मैंने गुलामी थोड़ी करनी है उनकी। कहता है आई वाज सेटिस्फाइड इन माय लाइफ कि आई हैव रीच्ड द लेवल ऑफ रॉ चीफ। लेकिन यही बात है कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के गुलाम थे और कुछ भी काम करना है वो सोनिया गांधी को प्रमोट करते थे। आपने देखा होगा बहुत से डेलीगेशन के लोग आते थे तो मनमोहन सिंह कोने में खड़े होते थे, सोनिया गांधी उनसे मिलती थी और वही सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर समझते थे। तो ये तो थी बात। जी। लेकिन इसीलिए आज सोनिया गांधी को दिक्कत हो रही है क्योंकि वो पावर से बाहर आ चुकी है और चोरी नहीं कर पा रही। हाँ, चोरी नहीं कर पा रही। नहीं तो बेसिकली कमीशन कौन लेगा, कमीशन कौन देगा आपको जब पावर होगा। चलो ठीक है, प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम यही खत्म। हाँ, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत सर। और सब्सक्राइब करिए सब लोग हमारे चैनल को और कोशिश करिए कि आप हमारी इसमें मदद करें कि हम अच्छे प्रोग्राम बना सकें आके। सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू सी। एंड सर जय हिंद, वंदे मातरम। और सर ये सलाम है ये सब चमचों का, कांग्रेस के चमचे मुझे समझ नहीं आते कि क्यों करप्शन के आगे भी अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। एनीवे जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। अभी क्या